चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है? तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी जिसको क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। कहाँ पढ़े थे? चैप्टर 1 में। भौतिक की सबसे पुरानी शाखा मालूम है ना, दो है, यांत्रिकी और प्रकाशिकी। समझ में आ गया ना भाई? तो उसमें यांत्रिकी। अब यांत्रिकी किसे कहते हैं आपको ये मालूम करना है। तो यांत्रिकी वह होती है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों की स्थिति एवं गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है ना भाई? तो लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पिंड की या कण की, ठीक है ना, किसी पिंड या कण की गति एवं स्थिति का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाता है। यांत्रिकी कहलाता है। परिभाषा समझ में आ गया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पिंड या कण की गति एवं स्थिति का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाता है। हो गया? अब इसकी दो शाखाएं होती है। किसकी? यांत्रिकी की दो शाखाएं होती है। यांत्रिकी की दो शाखाएं होती है। यांत्रिकी की दो शाखाएं होती है। पहला है आपका स्थैतिकी, या जिसको बोलते हैं स्थैतिकी विज्ञान, स्टैटिक्स। ठीक है? पहला है आपका स्टैटिक्स और दूसरा है आपका गतिकी। जो आपका यांत्रिकी है उसको दो भाग में और बांटा गया है। एक है आपका स्थैतिकी और दूसरा क्या है? गतिकी, डायनामिक्स। ये दो भागों में और बांटा गया। किसको? यांत्रिकी को। एक है आपका स्थैतिकी और दूसरा है गतिकी। स्थैतिकी से समझ में आ गया होगा कि इसमें जो कोई भी वस्तु है वो स्थिर अवस्था में होगा या विरामावस्था में, और गतिकी में मतलब वो गति अवस्था या गत्यावस्था में होगा, गति कर रहा होगा। ठीक है ना भाई? तो यांत्रिकी की दो शाखाएं। अब इसको देखना है कि इसकी परिभाषा क्या है, कि स्थैतिकी किसे कहते हैं और गतिकी किसे कहते हैं। ये समझ में आया कि यांत्रिकी की कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। पहला है आपका स्थैतिकी और दूसरा है गतिकी। तो स्थैतिकी किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा या भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर पिंडों का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा समझ लो कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें किसी पिंड की स्थिर स्थिति का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? स्थैतिकी। और गतिकी में क्या होगा कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें किसी पिंड की गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है या गत्यावस्था का अध्ययन किया जाता है, वह गतिकी कहलाता है। ठीक है ना भाई? थोड़ा सा डिफरेंस है एक दूसरे के परिभाषा में। तो चलिए लिखते हैं भौतिकी की वह शाखा, इसकी परिभाषा लिखते हैं ना। भौतिकी की वह शाखा जिसमें किसी कौन सा पिंड? स्थिर पिंड का। ठीक है ना भाई? भौतिकी की वह शाखा जिसमें किसी स्थिर पिंड की स्थितियों का अध्ययन किया जाता है।
किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थैतिकी कहते हैं। कहते हैं स्थैतिकी कहलाती है या कहलाता है, स्थैतिकी कहलाता है। ये जस्ट इसका अपोजिट है गतिकी। क्या है? स्थैतिकी भौतिकी की वह शाखा जिसमें किसी स्थिर पिंड की स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, स्थैतिकी कहलाता है। क्लियर हो गया? और गतिकी में क्या होगा कि, या इसको ऐसे लिख लेना, ये यांत्रिकी है ना, तो यांत्रिकी की वह शाखा ऐसे भी लिख सकते हो, लिखो वो भी सही है, ठीक है ना भाई। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यांत्रिकी की वह शाखा, क्योंकि यांत्रिकी की है दो शाखाएं, ठीक है। ऐसे यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें किसी स्थिर पिंड की स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, स्थितिकी कहलाता है। और गतिकी की परिभाषा कैसे होगी कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें गतिशील पिंडों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका गतिकी कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे, ये वाला समझ में आया? यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें किसी गतिशील पिंड का अध्ययन किया जाता है, गतिकी कहलाता है। गतिकी कहलाता है। देख लीजिए दोनों परिभाषाएं जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें स्थिर पिंड की स्थितियों का अध्ययन किया जाता है और उसमें गतिकी गतिशील पिंड का, और दोनों क्या है? यांत्रिकी की ही शाखा है। यांत्रिकी की कितनी शाखाएं हैं? दो, स्थैतिकी और गतिकी। तो स्थैतिक में क्या होगा? जिसमें स्थिर पिंड की स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, और गतिकी में गतिशील पिंड का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? गतिकी कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया? चलो अगला टॉपिक क्या है हमारा? निर्देश तंत्र, जिसे क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले ये जान लीजिए ये क्या चीज है निर्देश तंत्र, ठीक है ना भाई। तो देखो कि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो वो कुछ समय पश्चात क्या होती है? नीचे गिरने लगती है ना। तो अगर उसी वस्तु को जमीन से कोई व्यक्ति खड़ा होकर देखे तो उसको कैसे लगेगा कि वो सरल रेखा में गिर रही है, वो चीज लगेगा ना। और उसी चीज को जब किसी वस्तु को आपने ऊपर फेंका था, उसे कोई गतिशील कार में बैठा व्यक्ति देखे तो उसको कैसा दिखेगा? कि वो देखो ये यहां से उन्होंने क्या किया, ऐसे फेंका। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा कि उसने ऐसा फेंका, यहाँ था, ऊपर की ओर फेंका, यहाँ तक आया वस्तु, और कुछ समय पश्चात वो क्या होगा? फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो जो सड़क पर मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा था, ठीक है, और ये इसको देखेगा तो उसको कैसे लगेगा कि ये जो वस्तु है वो सरल रेखा में मतलब सीधी गिर रही है, ऐसा प्रतीत होगा इस व्यक्ति को। अब एक दूसरा व्यक्ति है क्या, जो कार में गतिशील है, मतलब कार चला रहा है और वो देख रहा है इसको, कार चलाते चलाते इसको देख रहा है, तो क्या लगेगा कि उसको ऐसे लगेगा कि ये तो गया ऐसे, लेकिन आते वक्त उसको कैसे लगेगा? ऐसे प्रतीत होगा। मतलब उसको कैसे लगेगा कि जो वस्तु की गति है वो परवलयाकार महसूस होगी उसको गिरते वक्त, क्योंकि वो कौन सी अवस्था में है? गति अवस्था में है। तो इससे आपको समझ में आया ना क्या होगा कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कुछ समय पश्चात वो नीचे गिरता है। अब उसी को जैसे यहाँ से मैं फेंका हूँ, ठीक है ना, अब मैं उसको देखूंगा तो मुझे ऐसे लगेगा कि वो सरल रेखा में गति कर रही है। लेकिन इसी चीज को आप देखो, चाहे साइकिल में बैठो या कार में, तो आपको कैसे लगेगा कि ऊपर तो गया, अब राउंड लगा रहे हो ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये क्या है? परवलयाकार आकृति में सीधे मतलब नीचे आ रही है। समझ में आ रहा है ना? इससे क्या होता है कि किसी भी वस्तु की स्थिति अथवा गति को व्यक्त करने से पहले आपको यह जानना है कि उसकी गति और स्थिति को गति के सापेक्ष किस में मापा जाता है। तो इसके लिए एक तंत्र बनाया गया जिसे क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। इसकी निर्माण की गई, फिर उसको किसी भी पिंड की स्थिति और गति को बताने के लिए निर्देश तंत्र क्या किया? निर्माण किया गया, बनाया गया। तो निर्देश तंत्र की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है।
तो क्या होता है निर्देश तंत्र कि ऐसा तंत्र या निकाय, ठीक है ना भाई, सुन लो पहले, ऐसा तंत्र या निकाय जिसमें गतिशील पिंड की स्थिति या किसी पिंड की स्थिति एवं गति का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। तो लिखेंगे इसे, ऐसा तंत्र या निकाय जिसमें पिंड की स्थिति एवं गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऐसा तंत्र या निकाय जिसमें किसी पिंड की या कण की, ठीक है ना, कण की स्थिति एवं गति का, स्थिति एवं गति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है, या उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया कि ऐसा तंत्र या निकाय जिसमें किसी पिंड या कण की स्थिति एवं गति का अध्ययन किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है ना भाई। अब इसके कुछ प्रकार भी हैं निर्देश तंत्र के। तो निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो इससे पहले आप समझ लो कि ये स्थिति क्या होती है और गति क्या होती है। ठीक है ना भाई, ये स्थिति और गति क्या होती है। तो 10वीं में ज्यामिति क्लास पढ़े होंगे जिसमें एक्स वाई एक्स ये सब होती है, पढ़े हो नहीं भाई? तो इसमें होता क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। स्थिति और गति में मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं, गति क्या चीज है और स्थिति क्या चीज है। तो देखो ये क्या होता है, ग्राफ बनता है ना, ये होता है आपकी एक्स अक्ष, ये होता है आपका वाई अक्ष, लेकिन यहाँ एक और अक्ष भी होता है जेड अक्ष, ठीक है ना। और जहां पर ये तीनों बिंदु, मतलब जहां पर ये तीनों अक्ष निकलते हैं, जहां पर टकराते हैं, उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मालूम है ना, मूल बिंदु कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। मूल बिंदु को ओ से। खैर इसका निर्देशांक होता है, मालूम है ना। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ये जिसको हमने क्या नाम दिया? पी। तब इसकी स्थिति इन तीनों अक्ष के सापेक्ष कैसी होगी? ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो P और इसके अंदर मान लो मैं कुछ लिखता हूं 1 2 3, ठीक है ना। तो ये वाला किसको प्रदर्शित करेगा? x की वैल्यू को, और ये वाला y का, और ये वाला z का। तो यहाँ अगर मूल बिंदु को प्रदर्शित करेंगे तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? क्योंकि 3 अक्ष है तो मूल बिंदु का मान हमेशा कितना होता है? 0 0। जहां वहां पढ़ रहे थे ना 10वीं में x y था तो 00 लिखते थे। मूल बिंदु के निर्देशांक आता था ना सही जोड़ी या खाली स्थान या सही विकल्प में, तो 00 लिखते थे। अब यहाँ 3 अक्ष है तो 000। तो यहाँ पर जो कुछ भी आप वैल्यू पुट करेंगे वो क्या होगा? इन तीनों अक्ष के निर्देशांक होंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? ये कहलाता है निर्देशांक। तो कुछ भी मान सकते हैं, जैसे 0 है, 1 है, 1 2 है, तो 3 है, तो ये मूल बिंदु और ये कोई बिंदु P है। तो जहां पर ये पहला किसको प्रदर्शित करेगा? x अक्ष को, और दूसरा किसको प्रदर्शित करेगा? y, और तीसरा वाला z अक्ष को। ये आप जानते होंगे। तो यही क्या है? ये उसकी स्थिति बता रही है। कोई वस्तु था, उसकी स्थिति को ये ग्राफ या चार्ट के माध्यम से तो ये बता रहे हैं कि इसकी स्थिति कौन कौन से अक्ष में है। यहाँ पर जो बिंदु रहेगा वो फ्रंट वाला, मतलब सामने वाला, किसको प्रदर्शित करता है? एक्स अक्ष को, दूसरा वाई अक्ष को, और रहेगा वो जेड अक्ष को। समझ में आ गया? अब गति क्या होता है इसको समझना। जब किसी वस्तु की गति समय के साथ बदलती है तब वो कौन सी अवस्था में कहलाती है? गति अवस्था में कहलाती है। जब किसी वस्तु की गति, ठीक है ना, समय के साथ बदलती है, इतना ही लिख लो। जब किसी वस्तु की गति क्या होती है? समय के साथ बदलती है, वो कौन सी स्थिति में कहलाती है? गति की स्थिति में कहलाती है। ठीक है ना भाई, तब उसे गतिमान कहा जाता है। और ये क्या होता है? जो गति होता है
गति एक सापेक्ष क्या है? सापेक्ष पद है। इसको याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। गति क्या है? एक सापेक्ष पद है। अब कैसे इसको सिद्ध करते हैं? सापेक्ष का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे यहां पर मैं 3 व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं, एक है मोना और चलो रिंकी, और एक और व्यक्ति ले लेते हैं, चलो हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये लो, सबका एक जैसे नाम, ठीक है ना। 3 व्यक्ति हैं, ठीक है ना भाई। अब ध्यान से समझना। अब यहां पर ये दोनों क्या है? पिंकी और रिंकी, ये बस में सफर कर रहे हैं, ये बस के अंदर बैठे हैं, ठीक है ना, अपने अपने सीट में, ठीक। और ये चिंकी बाहर खड़ी इन दोनों को देख रहे हैं, ठीक। अब ये चिंकी बोलती है कि पिंकी और रिंकी कौन सी अवस्था में दिख रहा है यहां पर अभी आपको? दिख रहा है? क्या होगा बताओ? आप लोग बताओ ना जी। देखो कैसे होगा। अगर पिंकी देखे, पिंकी के सापेक्ष ये अभी कौन सी अवस्था में है? नहीं, दोनों एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, मतलब गाड़ी तो गत्यावस्था में है, गाड़ी चल रही है ना, लेकिन ये दोनों कौन सी अवस्था में है? स्थिर। और चिंकी अगर देखे, चिंकी अगर इसको देखे, पिंकी को या रिंकू को, तो दोनों के लिए इन दोनों की कंडीशन कैसे कि चिंकी बता रही है कि ये दोनों कौन सी कंडीशन में है? गति। इसके लिए क्योंकि ये बाहर सड़क पर खड़ी है, समझ में आ रहा? ये गाड़ी चल रही है और गाड़ी के अंदर में 2 व्यक्ति बैठे हैं और ये बाहर से इसको देख रही है, तो बाहर से जब इसने देखा तो इन दोनों की कंडीशन कैसी थी? गति अवस्था में थी। हाँ ठीक है ना, ये समझ में आया ना। अब सिर्फ पिंकी अगर बोले कि ये रिंकी से, या रिंकी बोले पिंकी से, तो ये दोनों तो बस के अंदर बैठे हैं, बैठे हैं नहीं भाई, तो इन दोनों की अवस्थाएं कैसी हो गई? मतलब गति को प्रदर्शित कर रहे हैं ना, तो ऐसे बोलेंगे कि चिंकी के सापेक्ष, ठीक है ना, पिंकी और रिंकी की कंडीशंस कैसी है? गतिशील है कि नहीं भाई? अगर इससे देखे कि चिंकी देख रही है और ये दोनों व्यक्ति बैठे पिंकी और रिंकी, तो चिंकी के सापेक्ष इन दोनों की स्थिति कैसी है? गतिशील है ना। और अगर सिर्फ पिंकी बोले कि रिंकी की स्थिति कैसी है, तो कौन सी है? स्थिर है। या ये बोले रिंकी पिंकी की स्थिति कैसी है? स्थिर है, क्योंकि वो दोनों आमने सामने में बैठे हैं। भले ही गाड़ी क्या है? गतिशील अवस्था में, लेकिन इनकी अवस्था कैसी है? स्थिर अवस्था है। तो ये सापेक्ष समझ में आया, चिंकी के सापेक्ष, जो देख रहे हैं उसके सापेक्ष। तो यहाँ पर जो निर्देश तंत्र हुआ वो कौन है? तो ये बस आपका निर्देश तंत्र है जो आपका चल रहा है, वो बता रहे हैं कि चिंकी के सापेक्ष इन दोनों की कंडीशन कौन सी अवस्था में है? गतिशील की अवस्था में। और अगर सिर्फ पिंकी बोले, अच्छा ये देखना, आप लोग गौर किए होंगे कभी बस में सफर करते हो रास्ते में, तो पेड़ क्या होता है? आपको लगता है कि पीछे वो जा रहा है, मतलब चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा क्यों होता है? तो उस कंडीशन में बता सकते हो कि पेड़ कौन सी अवस्था में होगा? आपको लगेगा कि गतिशील अवस्था में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जहां का है, आप गतिशील अवस्था में होते हो, मतलब जिस वाहन में आप सफर कर रहे हो बस में, वो गतिशील अवस्था में है। तो और आपको लगता है कि पेड़ पीछे चल रहा है, लगता है ना, चाहे ट्रेन से हो या बस से हो, तो उस प्रकार का जो गतिशील अवस्था है उसको भ्रम की अवस्था कहते हैं। समझ में आ रहा ना? लगता है कि पेड़ पीछे चल रहा है या भाग रहा है, लेकिन वास्तव में वो जगह में खड़ा होता है, देखे ना। तो इसको एक अवस्था बोलते हैं छद्म अवस्था, जिसको बोलते हैं भ्रम की अवस्था। आपको भ्रम होता है कि वो चल रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा बता सकते हो? पेड़ कौन सी अवस्था में होगा? पेड़ होगा गति की अवस्था में। आप अंदर से देख रहे हो, आपको लग रहा है ना कि वो चल रहा है, लेकिन होता नहीं है, समझ में आया ना? तो इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? छद्म अवस्था, जिसको बोलते हैं झूठा, मतलब भ्रम की अवस्था है। आपको सिर्फ
आंखों को क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है कि पेड़ पीछे जा रहा है, लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं है। तो समझ में आया ना, स्थिति किसे कहेंगे, निर्देश तंत्र क्या होगा कि चिंकी के सापेक्ष ये रिंकी और पिंकी जो बस में सफर करें तो चिंकी के सापेक्ष ये जो बस है वो निर्देश तंत्र कहलाएगा। समझ में आया ना, निर्देश तंत्र किसे कहेंगे कि ऐसा तंत्र यानी क्या जिसमें किसी पिंड की स्थिति एवं गति का अध्ययन किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। अब इसके दो प्रकार हैं, एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है वो क्या करता है, न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है, और जो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होता है वो न्यूटन की गति के नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि गति के बारे में ही कौन बताया था, न्यूटन ने। समझ में आया ना। तो आगे देखेंगे निर्देश तंत्र के प्रकार। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। इसमें एक चीज और देखो, जैसे इसकी चाल बताएंगे, इधर देख लो पहले आप। जैसे मैं बोलूं कि बस की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये चिंकी देख रही है, बस की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको लगेगा कि इन दोनों की चाल भी कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उसके अंदर में बैठे हैं। अच्छा, अब इन दोनों के सापेक्ष जरा बताओ, अब वो लोग चिंकी को देख रहे हैं, बस के अंदर से चिंकी को देख रहे हैं, तो चिंकी की जो स्पीड है वो कितनी होगी, हाँ। अब उन लोगों को लगेगा कि यह गति अवस्था में है, क्योंकि सफर वो लोग कर रहे, समझा। तो इसकी भी स्पीड कैसे लगेगी, क्योंकि बस की स्पीड जितनी होगी उनको लगेगा कि चिंकी की स्पीड भी उतनी है, यानी कि इसकी भी स्पीड कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी, है नहीं, लगेगा। समझ में आया ना भाई, तुम जा रहे हो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो सामने वाला जो भी व्यक्ति चाहे वो खड़े ही मतलब स्थिर अवस्था में क्यों ना हो, उसको आपके अंदाज से क्या लगेगा, वो उसकी स्पीड भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब किसे कहते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ये देखना, ठीक है। तो लिखना, वे तंत्र जो स्थिर अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और यह न्यूटन के नियम, न्यूटन के गति के नियम का क्या नहीं करता, पालन नहीं करता। यह न्यूटन के गति के नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। तभी तो ये क्या रहता है, स्थिर अवस्था में होता है, जिसे क्या कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, समझ में आ गया ना, कि वे तंत्र जो स्थिर अवस्था में होते हैं वे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं, और यह न्यूटन के गति के नियम का पालन नहीं करता है। सॉरी उल्टा हो गया, यह न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है, सॉरी, ठीक, गलत कंफ्यूजन हो गया था। वे तंत्र जो स्थिर अवस्था में होते हैं वे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं, यह न्यूटन की गति के नियम का पालन करता है। उसमें होगा जी अजड़त्वीय में, हाँ गड़बड़ हो गया था, ठीक। हो गया ना यहाँ तक। हाँ, अब इसमें होता क्या है, स्थिर अवस्था में होता है। अब कैसे देखो, वे तंत्र जो स्थिर अवस्था में होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं,
यह न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है। अब इसको समझो जरा कैसे, ध्यान से देखना इधर। हाँ, ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, और ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना। इधर देखना ध्यान से, कोई वस्तु या कोई पिंड तब तक स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। समझ में ना, जैसे ये यहाँ पर कोई वस्तु रखा था, अब ये व्यक्ति खड़ा है, अब जब तक ये इस पर कुछ बल नहीं लगाएगा, बाहरी बल नहीं लगाएगा, तब तक इस वस्तु की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अगर ये लगाता है तब ये कौन सी अवस्था में आएगा, गतिशील अवस्था में। तो यहाँ देखो ना, वह तंत्र जो स्थिर अवस्था में होता है, मान लो ये कोई वस्तु है जो स्थिर अवस्था में है, तो वे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं और ये न्यूटन के नियम का पालन करता है। तो क्या होगा कि इसमें होता है कि यदि कोई वस्तु, ठीक है ना भाई, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे यहाँ पर ये बोर्ड है, ये स्थिर का स्थिर ही रहेगा जब तक कि इसे कोई बाहर से आकर के मतलब बाह्य बल ना लगाए, मतलब दूसरी जगह ना ले जाएगा, तब तक ये क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। यानी कि जहां से निकालेंगे, जैसे इसको मैं धक्का दूंगा तो ये गति अवस्था में आ जाएगा। समझ में आया ना। तो ये गति के नियम का क्या करता है, पालन करता है, न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है। ये चीज समझ में आएगा ना। यदि कोई वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और जैसे ही बल लगाएंगे वो गति की अवस्था में आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। अब दूसरा होता है आपका, ठीक है ना, दूसरा है आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जस्ट इसका उल्टा है, लिख सकते हो ना। क्या होगा कि वे तंत्र जो क्या होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है, जस्ट इसके उल्टा, ठीक है ना भाई। तो लिखेंगे वे तंत्र जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है, त्वरित गति करता है। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, या वे अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, निर्देश तंत्र कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, जो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होते हैं उसके सापेक्ष त्वरित गति करता है। वो तो स्थिर अवस्था में होता है और ये गति अवस्था में होता है, उसकी सापेक्ष। समझ में आ गया ना, किसकी सापेक्ष, यहाँ पर जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र था उसकी सापेक्ष, तो उसमें स्थिर अवस्था में होता है। अभी जस्ट बताओ ना, यहाँ पर 3 उदाहरण देकर, रिंकी पिंकी चिंकी, चिंकी के सापेक्ष वो दोनों कौन सी अवस्था में थी, गतिशील अवस्था में, और उसकी सापेक्ष ये गतिशील अवस्था में थी, ठीक है ना भाई। हाँ, लेकिन अंदर दोनों जो व्यक्ति बैठे थे वो विरामावस्था में थे एक दूसरे के सापेक्ष। अगर ये बोले तो वो विरामावस्था में है और सामने वाले बोलता है तो वो विरामावस्था में है, यानी कि स्थिर अवस्था में है। तो वे तंत्र जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है वे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं, और यह न्यूटन के नियम का पालन नहीं करता है, और यह न्यूटन के नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। ये वो न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है, ये न्यूटन के गति का नियम का पालन नहीं करता है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल में समझना, इसमें क्या होगा, ठीक है ना। जैसे त्वरित व घूर्णी निर्देश तंत्र, इसके क्या है उदाहरण, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के उदाहरण है। देखो कैसे, ग्लोब देखियो ना,
ग्लोब देखियो ना कैसे गति करता है, घोड़ी गति, गोल घूमते रहता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या कोई गति होता है क्या, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है क्या, वो अपने अक्ष पर घूमते रहता है। समझ में आया ना। तो वो कंसिक्वेंट क्या करेगा, अजड़त्वी निर्देश तंत्र, वे तंत्र जो जड़त्वी निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है, गति तो करता है मतलब घूमता है ना, लेकिन क्या वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है क्या, नहीं ना। तो वो क्या कहलाएगा, न्यूटन के गति के नियम का पालन नहीं करता है। मतलब जैसे अब उसको क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट वाले में किसी चीज को जब तक गतिशील स्थिर अवस्था में तो स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और ये क्या है, वे तंत्र जो जड़त्वी निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है। घुमा के देखना, इतना जल्दी राउंड से मतलब घूमेगा, हल्का सा घुमाना घूम जाएगा, लेकिन वो क्या होते हैं, क्या एक जगह से दूसरी जगह जाए, क्योंकि वो तो स्थिर अवस्था में होता है ना। ग्लोब देखियो ना भाई, तो वो क्या कहलाएगा, अजड़त्वी निर्देश तंत्र कहलाएगा, यानी कि त्वरित व घूर्णी निर्देश तंत्र क्या कहलाते हैं, अजड़त्वी निर्देश तंत्र के उदाहरण होते हैं। समझ में आ गया ना, कहीं कुछ समस्या। चलिए देखिए अगला टॉपिक क्या है, बिंदु वस्तु, ऑब्जेक्ट पॉइंट, ठीक है ना। फिर बिंदु वस्तु किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु का आकार उसकी दूरी की तुलना में क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहते हैं। जैसे समझना, सफर में दौरान करते हो बस, आप बस यहां से निकला पिपरिया पहुंच गया, पिपरिया की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। बस क्या 6 किलोमीटर लंबा हो गया क्या, तो पहले ये बताओ ना हुआ क्या। तो देखो ना, जब किसी वस्तु का आकार, ये हमने इसको माना बस, ठीक है ना, ये रहा आपका बस और ये निकल पड़ा पिपरिया की ओर, पहुंच गया पिपरिया, ठीक है ना भाई। तो उसमें क्या है, पिपरिया की दूरी 6 किलोमीटर है। तो इसको परिभाषा को देखो ना, जब किसी वस्तु का आकार, ये वस्तु है, उसकी आकार उसकी दूरी की तुलना में कम हो, अब आप पिपरिया पहुंच गए हो और पिपरिया की दूरी है 6 किलोमीटर, तो दूरी से कम होगा कि नहीं, पहले बताओ इसकी जो आकार है वस्तु का, दूरी देखो, जब किसी वस्तु का आकार उसकी दूरी की तुलना में कम हो तो वो क्या कहलाएगा, तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहते हैं। अब जैसे ये बस पिपरिया गया 6 किलोमीटर, दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर, तो ये बताओ ये जो बस है क्या उस 6 किलोमीटर दूरी की तुलना में कम है कि नहीं, बस की साइज क्या 6 किलोमीटर है क्या बस का साइज, नहीं है ना। तो परिभाषा समझ में आ गया ना, तो इस बस को हम क्या मान लेंगे, बिंदु वस्तु मान लेंगे। उसी प्रकार एक उदाहरण और है गेंद का, मारते हो बैट से, भगता है ना, छक्का पड़ गया, 94 मीटर, 95 मीटर, 100 मीटर, हाँ, तो गेंद क्या, वहां पर गेंद को क्या मान लेंगे, बिंदु वस्तु। अब दूरी तय की ना, आपने बैट उठाया, गया रोड के उस पार, 100 मीटर 200 मीटर जितना भी मार सकते हो, तो जो उसकी दूरी है, अब गति कौन कर रहा है, वस्तु, ठीक है ना। वस्तु की आकार उसकी दूरी की तुलना में, गेंद ने जो दूरी तय की, तो क्या गेंद की जो आकार है तो उस दूरी की तुलना में कम होगा कि नहीं। जैसे 90 मीटर मैंने मारा, मैंने चलो विराट कोहली ने मारा, ठीक है ना, तो गया वो 90 मीटर, तो क्या गेंद की साइज भी 90 मीटर हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो उस गेंद को क्या मान लेंगे, बिंदु वस्तु मानेंगे। समझ में आया ना, तो वही है परिभाषा, जब किसी वस्तु का आकार उसकी दूरी की तुलना में कम हो, समझ में आया ना, जो उसने सफर किया उसकी तुलना में वस्तु क्या हो, कम हो, वस्तु क्या हो, उसकी तुलना में कम हो, दूरी की तुलना में, तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहते हैं। समझ में आया, उदाहरण लिखें, ठीक है ना भाई, उदाहरण लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बिंदु वस्तु किसे कहते हैं, तो जब किसी वस्तु का आकार उसकी दूरी की तुलना में कम हो तो उसे बिंदु वस्तु कहते हैं। उदाहरण है आपके सामने में, दो उदाहरण है कि जब किसी बस द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूरी तय की जाती है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बस का आकार क्या होता है, कम होता है, तो क्या कहेंगे, बस को क्या मान लेंगे, बिंदु वस्तु मान लेंगे। उसी प्रकार है दूसरा उदाहरण, क्रिकेट के खेल में गेंद का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ पर गेंद को क्या मान लेंगे, बिंदु वस्तु मान लेंगे। क्लियर है, बिंदु वस्तु किसे कहते हैं, समझ में आ गया। और इसके आप और बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं भाई, ठीक है ना।